नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि केंद्रीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी ने 2 राइस की वैरायटी रिलीज़ किया गया है। उसमें क्या हुआ है कि जीनोम को इम्प्रूवमेंट कर दिया गया है, जीनोम को एडिट कर दिया गया है। उसी वैरायटी को कल यानी कि 4 मई को केंद्रीय कृषि मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा अनाउंस किया गया। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उन दोनों वैरायटी को डीपली देखेंगे कि कौन कौन सी वैरायटी है, क्या स्पेशलाइजेशन है उस वैरायटी को। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक लेआउट देख लेते हैं कि हम लोग आज इस वीडियो में के माध्यम से क्या क्या जानने वाले हैं। देखिए, पहला तो ये है कि शिवराज सिंह चौहान द्वारा हाल ही में चावल के 2 वैरायटी जारी किया गया है, और जो 2 वैरायटी है वो है DRR राइस 10, और जिसको हम कमला भी बोलते हैं, और दूसरा है पूसा DSR, जिसको पूसा DSR राइस। ये 2 वैरायटी अभी जीनोम एडिटर के माध्यम से बनाया गया है, और भारत जो है ये विश्व का पहला ऐसा देश बना है जो जीनोम एडिटर से किसी वैरायटी को रिलीज़ किया गया है। तो पहला तो ये देखेंगे कि कृषि मंत्री द्वारा कौन सा वैरायटी रिलीज़ किया गया है और उस वैरायटी का स्पेशलाइजेशन क्या है। देखिए, इसकी अगर विशेषता के बाद बताया जा रहा है तो इसमें बताया जा रहा है कि उच्च पैदावार होगा, यानी कि पैदावार ऊंच होने का मतलब है हाई प्रोडक्टिविटी, कम एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन देने का ये वैरायटी काम करेगी। दूसरी बात, जलवायु लचीलापन के मतलब ये होता है कि मान लो कोई ऐसा वैरायटी है या ऐसा कोई क्रॉप है जो जलवायु पे टोटली डिपेंड है कि मानसून अगर सही से हुआ तभी जाके वो क्रॉप सही से ग्रो कर पाएगा या प्रोडक्शन दे पाएगा। अगर थोड़ा सा भी मानसून फ्लक्चुएट हुआ, मतलब यानी कि कम बेस हो गया, तो उसमें क्या होगा कि क्रॉप सही से प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा। तो ये जो वैरायटी रिलीज़ किया गया है, अगर मानसून थोड़ा सा डगमगाता भी है, मानसून सही से आता भी नहीं है, तो ये अपने आप को सर्वाइव कर लेगा। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जल संरक्षण करेगा, यानी कि वाटर कंजर्वेशन करेगा। अब वाटर कंजर्वेशन आपको भी पता है कि राइस का जो क्रॉप है, इसमें क्या होता है कि वाटर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, यानी कि दूसरे क्रॉप के कंपैरिजन में देखें तो इसमें वाटर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है। तो ये जो वैरायटी यानी कि जीनोम को इम्प्रूवमेंट किया गया है, यानी कि इसमें वाटर का जो भी रिक्वायरमेंट होगा थोड़ा सा कम होगा, यानी कि जो कॉमन जो वैरायटी होता है राइस का उससे बहुत ज़्यादा कम होगा। ये वाटर को कंजर्व करेगा, यानी कि संरक्षण रखने का काम करेगा, और ये टिकाऊ भी होगा, जिसको हम भविष्य में भी बहुत दिनों तक चला सकते हैं इस वैरायटी को, और प्रोडक्टिविटी दोनों हाई होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये सारे लेआउट यानी कि ये इन विषयों पे हम बात करेंगे, और एक एक करके डीपली हम समझेंगे कि वैरायटी को रिलीज़ कब किया गया और क्या क्या स्पेशलाइजेशन है वैरायटी में, और इस वैरायटी को ग्रो किस किस क्लाइमेट में और किस किस एरिया में इंडिया का हम कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, थोड़ा सा आप एक बैकग्राउंड के समझे। जैसे मान लो कि जीनोम एडिटर बताया जा रहा है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा कि जीनोम एडिटर क्या होता है। देखो, एडिटर से आप समझेंगे कि जैसे आपके पास अगर कोई फ़ोटो वगैरह होता है तो आप उसमें एडिट करके क्या करते हैं कि अगर फ़ोटो सही नहीं आया हुआ, ब्लर आ रहा है, बैकग्राउंड सही नहीं है, तो आप उसको एडिट कर लेते हैं आसानी से कि, और फ़ोटो को इस तरह बना देते हैं जिस तरह की आपको लगे कि हाँ, फ़ोटो एक सही वे में खींचा गया है। तो उसी तरह क्या करता है, इसमें जो जीन होता है उसको एडिट कर दिया जाता है। मान लो कि कोई प्लांट में एक ऐसा जीन है जो क्या कर रहा है, डिजीज रेसिस्टेंट नहीं है, ससेप्टिबल है, यानी कि वो सेंसिटिव है, किसी भी इन्वायरमेंट में ढल नहीं रहा है, वाटर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा ले रहा है, और डिजीज रेजिस्टेंट भी नहीं है, यानी कि डिजीज ससेप्टिबल है। तो वैसे जीन को हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं उसके जीन में, और उसी जीन को इम्प्रूवमेंट करके एक नया वैरायटी तैयार करते हैं, और उस वैरायटी में जो पहले का स्पेशलाइजेशन था उससे ज़्यादा स्पेशलाइजेशन हो जाता है। यानी कि उसमें डिजीज रेसिस्टेंट नहीं था तो इसमें डिजीज रेसिस्टेंस हो जाएगा। इसके लिए अगर मानसून में लचीलापन था तो इसमें मानसून में लचीलापन हो जाएगा, यानी कि किसी भी क्लाइमेट में अपने आप को अडॉप्ट कर लेगा। और उसके लिए रहेगा कि टोटली मानसून पर डिपेंड है तो इस टोटली मानसून पर डिपेंड नहीं रहेगा, उसमें वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा था तो इसमें वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होगा। तो ये होता है जीनोम एडिटर, यानी कि किसी भी प्लांट के किसी जीन को हम एडिट करके इम्प्रूवमेंट करके उस प्लांट के पैदावार को बढ़ा देते हैं, उस प्लांट के स्पेशलाइजेशन यानी कि डिजीज रेजिस्टेंट, वाटर कंजर्वेशन, यानी कि बहुत सारे ऐसे स्पेशलाइजेशन को बढ़ा देते हैं जो पहले प्लांट में नहीं मिल रहा था। तो इसी को कहते हैं जीनोम एडिटर। देखिए, परिभाषा तो कुछ कह नहीं रहा, परिभाषा तो वही है जो हमने आपको बताया, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। जीनोम संपादन जो होता है, यानी कि जीनोम एडिटर जो होता है, एक सटीक टेक्निक है, एक ऐसा टेक्निक है जो वैज्ञानिकों द्वारा जीन DNA के किसी भी देश, देखो क्या होता है कि फॉरेन जीन, पहले क्या होता था कि कोई भी क्रॉप में हम क्या करते थे कि हमारे यहाँ का जो भी क्रॉप था वो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाता था, तो हम किसी फॉरेन जीन यानी कि दूसरे जीन से, दूसरे प्लांट के जीन से लाकर
मतलब दूसरे प्लांट के जीन से लाकर उसमें इंसर्ट कर देते थे और उसको उस प्लांट को हम इम्प्रूवमेंट करके हाई पैदावार बढ़ा लेते थे, यानी कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ा लेते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जो राइस में पाया गया जीन, उसी जीन को इम्प्रूवमेंट किया गया, किसी दूसरे फॉरेन जीन को इसमें नहीं डाला गया है, यानी कि एडिट करके, एडिट मतलब इम्प्रूवमेंट करके, उसी जीन को इम्प्रूवमेंट करके इस बहुत सारे स्पेशल फीचर्स बनाया गया है, उसी को बोलते हैं जीनोम एडिटर। यानी कि आप अगर सिंपल वे में समझे तो देख लो, दो प्लांट है, मान लो कि एक प्लांट ए है, एक प्लांट बी है। एक प्लांट में जीन ऐसा है जो क्या कर रहा है, वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा ले रहा है, उसके साथ साथ क्या कर रहा है, ये डिजीज ससेप्टिबल है, उसके साथ साथ ये कर रहा है, ये क्या हो रहा है कि वाटर का कंजर्वेशन थोड़ा सा भी नहीं कर रहा है, और उसके साथ साथ मानसून एडोप्टर नहीं है, यानी कि क्लाइमेट एडोप्टर नहीं है, किसी भी क्लाइमेट में सूटेबल नहीं होता है। थोड़ा सा अगर मानसून सही टाइम पे या ईयरली या लेट हो जाता है तो ये अपना प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी सही नहीं दे पाता। तो अब क्या हुआ है कि इसी के जीन, अब तो इसमें जो जीन पाया जा रहा है इसी को एडिट करके एक नया ऐसा प्लांट है, एक नया ऐसा वैरायटी तैयार किया गया जो वाटर कंजर्वेशन भी करता है, वाटर को कम रिक्वायरमेंट चाहिए, उसको डिजीज रेसिस्टेंट भी हो और क्लाइमेट एडोप्टर भी हो, तो इसी को जीनोम एडिटर कहते हैं। अब एक एक करके वैरायटी के बारे में हम जान लेते हैं। देखो, पहला जो वैरायटी है हमारा, जो पहला वैरायटी इंडियन में एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जो द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है, उसमें पहला वैरायटी है DRR धान का वैरायटी है, यानी कि राइस का वैरायटी है 100, DRR राइस 100, ये जो वैरायटी है जिसको हम कमला भी बोलते हैं, तो ये पहला वैरायटी हुआ है। अब इसमें इसको हम कैसे तैयार किए हैं, हैदराबाद में जैसे ICR के अंदर ही आता है IIRR, यानी कि IIRR, इसको क्या बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च कहाँ है, हैदराबाद में है। तो ये इंस्टीट्यूट में इस वैरायटी को, यानी कि इस जीनोम एडिटर वैरायटी को इस वैरायटी को रिलीज़ किया गया है और ये ICR के द्वारा रिलीज़ कराया गया है। देखो, इंस्टीट्यूट कौन कराया है, तो IIRR, लेकिन रिलीज़ कौन किया है, तो ICR, वो ICR के अंदर में ही आता है। तो ICR के द्वारा, यानी कि भारतीय चावल अनुसंधान, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट विकास के द्वारा एक किस्म को तैयार किया गया है। और ये जो पहला वाला जो किस्म था, यानी कि किसी किस्म के जीनोम में जो बदला गया, उस किस्म का नाम था मंसूरी, यानी कि मंसूरी, सांभा मंसूरी, यहाँ से याद रखेंगे कि सांभा मंसूरी जो वैरायटी था उसी में इम्प्रूवमेंट करके किस्म जीन को एडिटर करके एक DRR धान 10, यानी कि जिसको हम कमला कहते हैं, वो बनाया गया। इसमें क्या हुआ है कि देखो, KZ2 जीन, जो KZ2 जीन है, यानी कि जिसे GN1A रूप में जाना जाता है, इसके CKZ2 जीन को GNA1A के रूप में माना जाता है। इसको यूज करके कमला या DRSS धान का वैरायटी, मतलब जीन एडिटर वैरायटी को रिलीज़ किया गया। और ये क्या करता है, इसका विशेषता यह है कि ये अपनी मूल किस्म, यानी कि जो ये सांबा मसूरी था उससे 20 दिन पहले पक जाता है, 20 दिन ईयरली मैच्योर हो जाता है। जैसे मान लो कि वो अगर 120 दिन में होता था तो ये 110 दिन में मैच्योरी स्टेज पे आ जाएगा और वहाँ से आप हार्वेस्ट कर लेंगे। तो ये 20 दिन पहले इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, यानी कि ईयरली मैच्योर हो जाएगा। इसमें पानी क्या होगा, पानी का कंजर्वेशन होगा और ज़्यादा पानी खपत इसमें नहीं होगा। उसके बावजूद भी जो इसका गुणवत्ता, यानी कि प्रोडक्शन है, जो 19% तक वृद्धि करेगा। यानी कि जो पहला वैरायटी था सांबा मंसूरी, उससे 19% से ज़्यादा वृद्धि करने वाला, यानी कि ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला ये वैरायटी है। यूजुअली हम इसको कहाँ अडॉप्ट करेंगे, ऐसे तो मतलब इंटायर इंडिया में कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश, स्पेशली हम कहाँ कर लेंगे, एक मिनट, स्पेशली हम आंध्र प्रदेश में कर लेंगे, तेलंगाना में कर लेंगे, कर्नाटका में कर लेंगे, तमिलनाडु में कर लेंगे, बिहार, यूपी और अदर पार्ट ऑफ इंडिया में भी हम कर सकते हैं। तो ये पहला वैरायटी रहा DRR धान का जो 100 है, उसको कमला कहते हैं। और ये किस वैरायटी में इस जीन को इम्प्रूवमेंट किया गया, तो सांबा मसूरी में किया गया। जीन का नाम याद रख लेंगे, CKZ2, और इसमें 20 दिन पहले इम्प्रूवमेंट मतलब मैच्योर हो जाएगा, और पुराने वाले वैरायटी से 20 दिन पहले मैच्योर हो जाएगा। उसके साथ साथ 19% से ज़्यादा की वृद्धि पहले वाले किस्म से ये करेगा। अब देखिए, दूसरा वैरायटी के बारे में बात कर लेते हैं कि दूसरा कौन सा वैरायटी आया है। दूसरा वैरायटी है पूसा DSR। कौन सी वैरायटी है, पूसा DST, सॉरी R नहीं है, DST है, पूसा DST राइस।
पूसा DST राइस 1 ये जो रिलीज़ किया गया है ये ICAR के अंदर ही IARI, देखो पूसा है तो डेफिनेटली है कि जिस वैरायटी के शुरू में पूसा लगा रहता है उसको रिलीज़ करने वाला इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो पूसा न्यू दिल्ली में है, उसके द्वारा ही रिलीज़ किया गया है। पहला आप याद रखेंगे कि IIRR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद है, वो रिलीज़ किया है DRR और जो कमला है। और दूसरा वैरायटी है पूसा DST राइस 1, ये ICAR के द्वारा कौन सा इंस्टीट्यूट में हुआ, तो IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ है, पूसा न्यू दिल्ली में है। पहले तो ये बिहार में हुआ करता था, लेकिन भूकंप आने की वजह से यानी कि 1936 में भूकंप आया तो उसके बाद ये इस्टेब्लिशमेंट हो गया वहाँ पे न्यू दिल्ली में। ये किस्म देख लेते हैं इसके बारे में। ये नई दिल्ली अनुसंधान द्वारा विकसित ये किस्म, देखो अब उसमें हम क्या देखे थे कि पहले वाली वैरायटी कौन था, अगर हम बात करें इस वैरायटी का, तो इस वैरायटी में पहला था संबा मंसूरी, यानी कि संबा मंसूरी ऐसा वैरायटी है, उसमें जीन को इम्प्रूवमेंट करके DRSS धान बनाया गया। तो उसी तरह से इसमें भी तो कोई वैरायटी होगा, तो इसमें जो वैरायटी है ये वैरायटी है नई दिल्ली IARI द्वारा जो रिलीज़ किया गया वैरायटी है, ये है MTU 1010 यानी कि MTU 1010 का जो आधारित किस्म है उसमें एडिटर करके एक वैरायटी को रिलीज़ किया गया। ये क्या करेगा, तो ये ड्रॉट रेजिस्टेंट यानी कि सूखे के लिए और मिट्टी लवणता यानी कि सैलिनिटी के लिए भी रेजिस्टेंट होगा, यानी कि ऐसा कंडीशन में ये अपने आप को इजीली सर्वाइव कर लेगा। खेतों में परीक्षण पता चला कि लवणीय यानी कि क्षारीय, लवणीय का मतलब ये होता है कि एल्कलाइन सॉइल और एसिडिक सॉइल दोनों में मतलब ये अपने आप को सर्वाइव कर लेगा। उसके साथ साथ ये 9.99 से 30 पॉइंट तक ले वृद्धि करेगा, यानी कि अगर MTU 1010 कोई वैरायटी अगर 10 कुंटल पर हेक्टेयर देता था तो ये 10 का 9% से ज़्यादा, मतलब 9% से 30% से ज़्यादा वृद्धि के दर से ये प्रोडक्शन देगा। साथ ही में ये 20% से 20% तक वृद्धि करने का क्षमता रखता है, मतलब कुल उत्पादन जितना होगा उससे 20% ज़्यादा वृद्धि करने यानी कि प्रोडक्शन करने का एबिलिटी रखता है, यानी कि क्षमता रखता है। देखिए अब हम बात कर लेते हैं कि क्यों इस वैरायटी का पूरे इंडिया में लगाने का, या देखो इस भारतीय कृषि के लिए एक बड़ी उपलब्धि क्यों माना जा रहा है, यानी कि वाई इज़ द कंसिडर ऑफ द ब्रेक थ्रू फॉर द इंडियन एग्रीकल्चर में इसे कंसिडर क्यों किया जा रहा है कि बहुत बढ़िया है, यानी कि बड़ी उपलब्धि है। तो देखो इसका फीचर्स क्या है, ये तो इन्हांस करेगा प्रोडक्टिविटी को, ठीक है। क्लाइमेट रिजिलियंस यानी कि जलवायु लचीलापन, किसी भी जलवायु में आसानी से ये ग्रो हो जाएगा। क्लाइमेट एडॉप्टर भी है, वाटर कंजर्व कर रहा है यानी कि पानी को सुरक्षित कर रहा है। और इन्वायरमेंटल बेनिफिट यानी कि इन्वायरमेंटल जो बेनिफिट होता है किसी भी इन्वायरमेंट में अपने आप को सही से एडॉप्ट कर लेना, ये इसके अंदर फीचर्स है। उसके बाद फार्मर एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि फार्मर कोई भी वैरायटी अगर ग्रो कर रहा था या कोई क्रॉप ग्रो कर रहा था उसके लिए बहुत लागत लग रहा था, उसके लिए बहुत मैकेनिज्म का यूज़ करना पड़ रहा था, उसके लिए बहुत इक्विपमेंट यूज़ कर रहा था। तो इसमें क्या होगा कि कॉस्ट ऑफ प्राइस भी कम होगा, इसमें फार्मर का कॉस्ट भी कम लगेगा, लेबर भी कम लगेगा, यानी कि हर चीज़ हर तरीक़ा से ये जो वैरायटी है फार्मर के लिए सूटेबल रहेगा। तो ये सारी फीचर्स है, इसलिए हम बताया जा रहा है, इसलिए माना जा रहा है कि ये भारत कृषि के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना गया। देखिए लास्ट देख लेते हैं कि ये किस्म खेती कहाँ कहाँ की जा सकती है। तो मैंने आपको बताया कि पूरे पैन इंडिया में कर सकते हैं, बट स्पेशलाइजेशन अगर हम बात करें, देखिए ये पूरे पैन इंडिया में दोनों किस्मों को आसानी से DRR राइस का या DST चावल, पूसा DST या DRR राइस के पूरे भारत के कृषि जलवायु में आसानी से हम इसको ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की है स्पेशलाइजेशन की, तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कनाडा, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे प्रमुख चावल उत्पादक जैसे राज्यों में आप आसानी से इसे ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए जो भी क्लाइमेट होगा सूटेबल होगा, और किसी भी आपको भी पता है कि ये डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी रिलीज़ किया गया, प्रोडक्टिविटी हाई है। तो ये सारे योगदान है, इसलिए हम इसको बोला जा रहा है कि एग्रीकल्चर कृषि में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुआ है। और इसके लिए हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ साथ जितने भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं उनके लिए बहुत उपलब्धि है, हम लोग के लिए बहुत उपलब्धि है, और उनको एक धन्यवाद बनता है जिन्होंने अपने बहुत सारे प्रयासों से ये दोनों वैरायटी रिलीज़ किया गया। तो ये हमारा रहा जो लेटेस्ट अभी न्यूज़ चल रहा है वैरायटी के ऊपर। और इसमें आपसे हम एक क्वेश्चन पूछेंगे कि राइस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वाला एरिया कौन सा है।
प्रोडक्शन वाले और प्रोडक्टिविटी वाले दोनों आप कमेंट में बताएंगे। और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।